हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर शुरू किया था इंडिया फ्रॉम 600 BC टू 400 BC, वो हमने आधा पढ़ लिया है। सोशल लाइफ तक वी हैव कंप्लीटेड। नाउ जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, फर्स्ट वी विल कवर देम एंड आफ्टर दैट वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड उसके भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं साथ साथ में ही कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन of your exercise, that is what do you understand by Mahajanpads, right? Mahajanpads जो है हमने पढ़े थे that there were around 16 Mahajanpads। तो उनसे उनकी डेफिनेशन या उनके बारे में जो है वो हमने लिखना है। The answer is by about 600 BC a part of Ganga plain had been cleared of forest and people had settled down in different territories। क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि 600 BC में जो है शुरुआत हो गई थी नेक्स्ट सिविलाइजेशन की, एंड जो गंगा प्लेन वाला पार्ट था उसमें जो फॉरेस्ट था पहले वो क्लियर हो गया, दैट गॉट फिनिश्ड, खत्म हो गया, एंड पीपल जो है वहाँ पे सेटल होने लग पड़े। जब लोग वहाँ पे सेटल होने लग पड़े तो उन्होंने डिफरेंट टेरिटरीज जो हैं वो क्रिएट कर ली, राइट? उन टेरिटरीज को क्या कहा जाने लगा? जनपद्स। These territories was called जनपद्स, and the more powerful जनपद्स among these were known as महाजनपद। इन जनपद में से, इन टेरिटरीज में से जो सबसे पावरफुल जनपद होगा उसे क्या कहा जाता था? महाजनपद। सो दिस वाज ऑल अबाउट महाजनपद, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक का, दैट इज राइट अबाउट 4 इम्पोर्टेंट महाजनपद्स। ठीक है, 4 इम्पोर्टेंट महाजनपद्स के बारे में आपने लिखना है। तो ये मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर में ही कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट महाजनपद्स हैं। फर्स्ट वन इज मगध, कोसला, अवस्था, अवंती। ठीक है, ये 4 जो है इम्पोर्टेंट महाजनपद्स हैं, तो हम इनके पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे। सो आप लोगों ने ऐसे ही नोट करना है और इन्हें अंडरलाइन कर लेना, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, राइट? मगध के बारे में क्या पॉइंट लिख सकते हो? दैट इट वाज द मोस्ट पावरफुल। देन इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज इंक्लूडेड हैं? फर्स्ट वन इज गया एंड पटना। ये किसके अंडर आते थे? मगध के अंडर, राइट? एक ये पॉइंट लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच यू कैन राइट इज अबाउट द कैपिटल। इसकी कैपिटल, मगध की कैपिटल इज राजगिरा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद। पूरा चैप्टर जो है मगध पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज कोसला। कोसला में जो है इसकी कैपिटल सिटी जो है इट्स अयोध्या, राइट? तो ये एक पॉइंट हो गया। देन अवस्था का पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके कैपिटल सिटी इज कौसंबी, एंड अवंती की कैपिटल सिटी इज उज्जैन। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अबाउट एनी 4 महाजनपद्स। तो आपने मेंशन तो कर दिया कि 4 महाजनपद्स कौन से हैं, लेकिन उनके पॉइंट्स, उनके बारे में जो आपको पता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल सिटीज जो हैं वो मेंशन कर देंगे। एंड मगध का हमने ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब आपको इसमें से 1 मार्क्ड MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा कि मगध की कैपिटल सिटी कौन सी है? राजगिरा। मगध के अंडर कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं? गया एंड पटना। कोसला, अयोध्या, ये इसकी कैपिटल है अयोध्या, एंड अवस्था की कैपिटल कौसंबी। इस तरह के जो हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर में ही आएगा क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में भी बीच बीच में से उसे तोड़कर पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द राइज ऑफ मगध अंडर हन्यका डायनेस्टी। सो आपने मगध जो है राज्य कैसे बना था उसके बारे में आपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहले बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। बीच बीच में से कोई भी पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही नोटबुक्स में जो है नोट करिएगा। आंसर इज
Magad became more powerful during the time period of Hanyaka kings named Bhimsara and Ajatashatru. तो ये दो किंग्स के बारे में आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज भीमसरा एंड देन अजाताशत्रु. एंड अजाताशत्रु वॉज सन ऑफ भीमसरा, ठीक है. भीमसरा का बेटा था अजाताशत्रु, राइट. तो पहले हम लिखेंगे भीमसरा के बारे में. He occupied the Ganga plains. His capital city was Rajagiri and near Nalanda. तो दो पॉइंट्स मेंशन्ड है. पहला पॉइंट कि गंगा रिवर्स का जो प्लेन एरिया था, गंगा प्लेन कहते हैं, उसे उसने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, मगध के अंडर ही ले आया था. नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे दैट इज अबाउट कैपिटल, कि भीमसरा के टाइम पे मगध की कैपिटल वॉज राजगिरा. नेक्स्ट इज अजाताशत्रु, ठीक है. अजाताशत्रु के बारे में पहला पॉइंट यू विल राइट दैट ही डिफीटेड काशी, कोसला एंड वैशाली. ये तीनों महाजनपद जो हैं उसने हरा दिया था इनको, एंड ये मगध के अंडर, मगध का पार्ट जो है बना दिया था. किसे किसे, काशी, कोसला एंड वैशाली, ठीक है. ये तीनों महाजनपद को उसने हरा दिया था, ही डिफीटेड. नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे अजाताशत्रु के अंदर दैट इज he made पाटलिपुत्र as capital of his kingdom. एंड किंगडम क्या है, मगध. तो मगध किंगडम की कैपिटल उसने कौन सी बना ली, पाटलिपुत्र, ठीक है. भीमसरा के टाइम पे द कैपिटल वॉज राजगिरा एंड देन अजाताशत्रु ने क्या किया, नई कैपिटल बना दी, दैट वॉज पाटलिपुत्र, राइट. So next question is what do you know about caste system during this period. ये जो है ये सोशल लाइफ जब हमने पढ़ी मगध की, ये उसमें से आया है क्वेश्चन, एंड पूछ रहा है कि कास्ट सिस्टम को जो है आपने डिस्क्राइब करना है. तो कास्ट सिस्टम जो है वो सेम ही रहेगा जैसा वैदिक एज में था, बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस आएगा कि वो डिटरमाइन किया जाने लगा बर्थ के अकॉर्डिंग. वी विल रीड द आंसर. द आंसर इज the society was divided into 4 castes. First is Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, ठीक है. ये 4 जो हैं, ये कास्ट जो है किस बेसिस पे थी वैदिक एज में, इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोफेशन. लेकिन अब ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है, मगध में, मगध के टाइम पे यही कास्ट सिस्टम जो है, द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड. कैसा हो गया, बहुत ही रिजिड हो गया, परमानेंट हो गया. एंड कास्ट वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ. और किस तरह से डिटरमाइन किया जाने लगा, बर्थ के अकॉर्डिंग. जो ब्राह्मणास में बर्थ लेंगे वो ब्राह्मणास ही रहेंगे, एंड जो शूद्रास में लेंगे वो शूद्रास ही रहेंगे. बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कास्ट को डिटरमाइन किया जाने लगा. देन शूद्रास की कंडीशन इस कारण से क्या हो गई, बहुत ही बैड हो गई. एक पॉइंट यहाँ पे आया था रिजिड, द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड. तो कोई भी चीज़ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जो रिजिड हो, परमानेंट हो जाए, वो हमेशा ही हार्मफुल होती है. लाइक क्लाइमेट जो है वो चेंज ना हो, एक जैसा रहे, तो क्या होगा, बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी, है ना, कोई चेंज नहीं होगा. चेंज जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे जो था वो चेंज नहीं रहा, इट बिकम रिजिड. इस कारण से शूद्रास की कंडीशन जो है वो बहुत ही पैथेटिक, पिटेबल, यानी कि बहुत ही बैड कंडीशन जो है वो हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट अबाउट पंच्ड मार्क कॉइन्स. ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि ये अभी इकोनॉमिक लाइफ के अंडर है, लेकिन आप क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लीजिए. और जो ये पंच्ड मार्क कॉइन्स के बारे में अभी हम आफ्टर दिस क्वेश्चन यही टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. पंच्ड मार्क कॉइन्स, नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, कॉइन्स की बात हो रही है. कैसे, जिन पे पंच किया जाता था, किसी चीज़ की स्टैम्प होती थी, राइट. तो किस चीज़ के कॉइन्स होते थे एट दैट टाइम, देयर वर कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर. एंड
किस चीज़ में यूज़ किए जाते थे? ट्रांसैक्शंस में यूज़ किए जाते थे. They were mostly irregular pieces of metal in shape but fixed weight. एक fixed weight जो था उनका किया गया था कि इसी वेट का कॉइन जो है वो बनाया जाएगा. irregular pieces होते थे, कई बार शेपलेस होते थे एंड कई बार फिक्स्ड शेप होती थी उनकी. देन दे वर पंच्ड विद वेरियस सिम्बल्स. वेरियस सिम्बल्स, ये सिम्बल्स जो होंगे ये भी फिक्स्ड किए गए होंगे, तो उन सिम्बल्स के थ्रू जो है इन्हें पंच किया जाता था एंड वर कॉल्ड एज पंच्ड मार्क कॉइन्स. सो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए और मैंने पहले भी जो क्वेश्चंस कराए आई होप आपने नोट कर लिए होंगे वीडियो को रोक के साथ में, राइट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में. अब हम इकोनॉमिक लाइफ जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है, एंड वी विल कवर द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो जो इससे रिलेटेड इस टॉपिक में होंगे. सो इकोनॉमिक लाइफ में हम डिस्कस करते हैं इनकम के बारे में, दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इनकम. इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं. तो इनकम जो है उस वक्त लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे. सो हम मेन ऑक्यूपेशंस पढ़ेंगे पहले, दैट क्या क्या मेन ऑक्यूपेशंस रहीं उस टाइम पे. सो मेन ऑक्यूपेशन वैदिक एज में क्या थी? इट वाज एग्रीकल्चर. एंड यहाँ पर भी मेन ऑक्यूपेशन आपके क्या रहेगी? एग्रीकल्चर ही रहेगी. ठीक है, एग्रीकल्चर जो है क्या है? वो मेन ऑक्यूपेशन है मगध की, राइट. एंड किस किस चीज़ों का एग्रीकल्चर किया जाता था? इट वॉज वीट, देन बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन. ठीक है, शुगर केन हो गया एंड मेज हो गया, राइस हो गया. ये सब चीज़ें जो थी वो लोग उगाया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे इन चीज़ों का. द नेक्स्ट प्रोफेशन, द अदर प्रोफेशन इज क्राफ्ट्स एंड ट्रेड. ठीक है, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड. तो ट्रेड की बात तो हमने पहले भी की है एंड क्राफ्ट्स के बारे में भी हमें पता है, वैदिक एज में अच्छी तरह से पढ़ा है हमने, दैट कि क्राफ्ट्स जो हैं वो कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज़ें होती हैं जो उस वक्त बनाई जाती थी. एंड ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा? जो लोग उस वक्त बनाया करते थे, क्या क्या बनाया होगा उन्होंने? लेदर एज मेटल जो है वो भी डिस्कवर हो गया था, तो मेटल की चीज़ें बनने लग पड़ी होंगी, है ना. पॉटर्स जो पॉट बनाते हैं, देन वीविंग, ब्लैकस्मिथ जो कॉपर का काम करते हैं, देन गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलरी से रिलेटेड था, लेदर ये मैंने पहले भी बता दिया, हंटिंग, फिशिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्नेक चार्मिंग. ओके, तो जो अभी चीज़ें बताई मैंने आपको, दे कम अंडर ट्रेड, कि इन चीज़ों का जो है वो ट्रेड किया जाता था उस टाइम पे. नेक्स्ट इज हंटिंग, फिशिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड स्नेक चार्मिंग. तो ये सब जो थे ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ हैं जो लोग उस वक्त किया जाते थे, करते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज कि हर एक प्रोफेशन से बिलोंग करने वालों ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था. लाइक जो स्नेक चार्मिंग कर रहा है या फिर जो मान लो गोल्ड स्मिथ है, उन्हों का एक ग्रुप बना होता था एंड दैट ग्रुप इज नोन एज शेरिन्स. उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? शेरिन्स. तो ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, आई विल राइट 1 मार्क्स में. इम्पॉर्टेंट MCQ है ये एक. सो आप इस लिख लीजिए दैट people from same profession organized themselves, ठीक है, organized themselves into
यूनियंस, यूनियंस क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स को कहते हैं यूनियंस। और उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता था? नोन एज शेरेंस, राइट। तो शेरेंस के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात की गई है, इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के हम आगे बढ़ते हैं। दैट हर एक जो ये ग्रुप है, हर एक यूनियन का यानी कि शेरेंस का जो है एक प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट किया जाता था। एंड व्हाट आर शेरेंस? जो भी ग्रुप था सेम प्रोफेशन वालों का, उन्हें शेरेंस कहते थे। तो उसका एक प्रेसिडेंट होता था जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है लिया करता था। अब हमने ट्रेड की बात की कि उस वक्त ट्रेड भी होता था, तो ऑब्वियसली मर्चेंट्स भी होते थे। मर्चेंट्स क्या होते हैं? जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने वालों को क्या कहा जाता है? मर्चेंट्स कहा जाता है, राइट। तो मर्चेंट्स को उस वक्त किसी और नाम से जाना जाता था। मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था उस वक्त? सरथवा। इट्स अ टाइप ऑफ डेजिग्नेशन। आप इसे लिख सकते हैं। अगेन 1 मार्क्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? सरथवाहा, ठीक है। दिस वॉज a designation which was given to merchants, right? Next जो important point है that is about transactions of money। पहले भी आपको बताया मैंने about punched mark coins, है ना। क्वेश्चन किया हमने punched marked coins का, and the question was based on transaction of money, कि मनी जो है वो किस तरह से ट्रांजैक्शन की जाती थी। जैसे अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, वैदिक एज की बात की जाए, जब उस टाइम लोग कुछ खरीदा करते थे, उस वक्त तक कॉइन्स, मनी, ये सब जो था इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड एट ऑल, ठीक है, इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड। एंड तो उस वक्त जो था देयर वॉज बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम होता था। कब की बात कर रहे हैं हम? वैदिक एज की बात कर रहे हैं। वैदिक एज में देयर वाज बार्टर सिस्टम, बट बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया एंड बार्टर सिस्टम की जगह क्या आ गया था? कॉइन्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए थे। किसके कॉइन्स होते थे? कॉपर के एंड सिल्वर के। कॉपर एंड सिल्वर के कॉइन्स जो थे वो बन चुके थे, जिन पे एक स्टैंप लगी होती थी। क्या लगी होती थी? स्टैंप लगी होती थी। फिक्स्ड किया जाता था उन्हें एक स्टैंप के साथ। तो इस तरह से जो था मनी एक्सचेंज होता था उस टाइम पे, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट द टैक्सेस, कि अब टैक्स जो था वो कितना लगता था लोगों पे, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑक्यूपेशन उनकी अलग अलग है, प्रोफेशन अलग अलग है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो था उस वक्त था, कॉइन्स बन चुके थे, तो ऑब्वियसली जो टैक्स था जिसे हम कर कहते हैं वो भी लगने लग पड़ा था। एंड हमने तो पढ़ा है दैट जो मगध का नालंदा डायनेस्टी का किंग था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वेल्थ, है ना, तो वो टैक्स जो था वो ज़्यादा लगाया करता था। बट देयर वॉज अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट टैक्स जो है 1/6 जो है वो एग्रीकल्चर के लिए रखा गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 1/6 रखा गया था, कि मतलब जितना भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होगा उसमें से 1/6 जो है वो किंग को दिया जाएगा, राइट। एंड
जो इंडस्ट्रीज थी, मर्चेंट्स थे, ट्रेड होता था, उनके लिए भी एक अमाउंट जो था इट वॉज फिक्स्ड. बट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर. अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है MCQ बेस्ड, क्योंकि अब आपके टेस्ट जो हैं वो MCQ बेस्ड हो रहे हैं थ्रू वेबसाइट. सो ये जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है आपके FA के टेस्ट में ही. ठीक है, सो आप इसे भी प्रिपेयर करें. टैक्सेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा? इट इज़ अबाउट दैट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब कि जितनी 1/6 जो है टोटल क्रॉप में से 1/6 जो मनी है वो किसे दिया जाता था? किंग को दिया जाता था एज अ टैक्स. किसकी बात कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं. एग्रीकल्चर में से 1/6 विल बी गिवन टू किंग. ठीक है, नेक्स्ट इज द टॉपिक दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अब हम, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है एंड SST का सिलेबस बहुत वास्ट होता है. सो नेक्स्ट आप अपनी पेज चेंज कर लीजिए बुक का. नेक्स्ट टॉपिक आई विल राइट हियर दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ओके, तो हम बुद्धिज़्म को बाद में पढ़ेंगे. हम पहले जैनिज्म से स्टार्ट करते हैं. दैट जैनिज्म जो है वर्ड इट इज derived. What is the meaning of derived? derived का मतलब होता है origin. ठीक है, जहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, origin. और ये वर्ड कौन सा? जैनिज्म की बात कर रहे हैं. तो जैनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एक और वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है दैट इज जिन्ना. ठीक है, जिन्ना इज द वर्ड जहां से जैनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ है. ओके, सो जैनिज्म में जिन्ना का मतलब क्या होता है? जिन्ना का मतलब होता है कॉन्कर. इसे ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा टॉपिक, स्पिरिचुअल टॉपिक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात आपने कभी सुनी ही नहीं होगी. तो जैनिज्म का मतलब यानी कि जिन्ना का मतलब होता है कॉन्करर. कॉन्करर क्या होता है? अगर आप कॉन्करर का सिंपल मीनिंग देखना चाहेंगे तो कॉन्करर एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ अटेन कर लिया हो, सब कुछ अचीव कर लिया हो, उसकी अब कोई भी इच्छा ना रही हो. ठीक है, उसकी कोई भी अब जो है इच्छा नहीं रही है एंड अब उसने सब कुछ अटेन कर लिया है. अब वो अटेन कैसे किया हो? फोर्सफुली भी क्या हो सकता है, या फिर उसने उसे पाया हो सकता है मेहनत के साथ, बाय हार्ड वर्क. ठीक है, ये डिपेंड करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट कॉन्करर का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है. ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉन्करर. तो जैनिज्म में कॉन्करर जो था, किसे जाना जाता है? कॉन्करर किसे कहा जाता था? इन कहा जाता था लॉर्ड महावीरा स्वामी जी को. ठीक है, इसे आप लिख लीजिए दैट लॉर्ड महावीरा स्वामी जी कॉन्करर थे. ही वॉज कॉन्करर ऑफ जैनिज्म. ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन भी है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन वी विल डू द क्वेश्चन. कि महावीरा स्वामी जी जो थे, ही वॉज कॉन्करर एंड उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पाथ चूज किया था. कैसा पाथ? व्हाट इज पाथ? पाथ मतलब रास्ता. कैसा रास्ता चूज किया उन्होंने? एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ का. एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ का. ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ का उन्होंने एक पाथ चूज किया. मतलब कि अब उन्होंने अपना रास्ता बना लिया कि अब वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहेंगे, खुद डिसिप्लिन में रहना, खुद हर एक चीज़ को फॉलो करना. ठीक है, तो इट वॉज अबाउट द पाथ.
देन उन्होंने मेडिटेशन की, बहुत मेडिटेशन की। लॉर्ड महावीरा स्वामी जी की बात कर रहे हैं। ही वेंट इनटू मेडिटेशन एंड उन्होंने मेडिटेशन कितने टाइम के लिए की? ये क्वेश्चन आएगा आपको मेडिटेशन का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेडिटेशन उन्होंने कितने टाइम तक की? इट वॉज अराउंड 12 years। नोट कर लीजिए कहीं पे, 12 years, 6 months and 15 days। तकरीबन 12 साल 6 महीने 15 दिन तक उन्होंने मेडिटेशन की। एंड आफ्टर दैट उन्होंने इतने टाइम बाद ही गेन्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। कंप्लीट नॉलेज मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूरी धरती का, पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का, राइट? पूरे यूनिवर्स का थ्रू मेडिटेशन फॉर अबाउट 12 years, 6 months and 15 days। इतने टाइम बाद he gained a complete knowledge। What he did? He gained complete knowledge। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज गेन की। एंड हम इस कंप्लीट नॉलेज को क्या कहते हैं? वी कॉल इट गृहस्था, नहीं, वी कॉल इट केवल्या ज्ञान। गृहस्था इज समथिंग एल्स, आई विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। कंप्लीट नॉलेज जो उन्होंने गेन की ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ऑफ होल यूनिवर्स, इसे क्या कहा जाता था? केवल्या ज्ञान। प्लीज राइट इट डाउन। केवल्या ज्ञान जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता था? केवल्या ज्ञान। ओके, सो इट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, कितने साल तक उन्होंने मेडिटेशन की? देन केवल्या ज्ञान क्या है? एंड देन लॉर्ड महावीरा स्वामी जी ने अबाउट 30 years तक जो है, इन्होंने अबाउट 30 years तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड, ठीक है, दैट अबाउट 30 years उन्होंने गृहस्था लाइफ, जो मैंने पहले आपको वर्ड बोला गृहस्था, लाइफ जो है उन्होंने व्यतीत की है। ठीक है, व्यतीत की है उन्होंने तकरीबन 30 साल तक गृहस्था लाइफ। गृहस्था लाइफ के बारे में हमने सोशल वाले टॉपिक, सोशल लाइफ वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लाइफ को, पूरे लाइफ स्पैन को जो है डिवाइड किया गया है। ब्रह्मचार्य जो स्टूडेंट लाइफ होती है, देन जब घर संभालने वाला टाइम होता है दैट इज गृहस्था लाइफ। तो उन्होंने 30 years तक जो है अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आफ्टर दैट उन्होंने डिसीजन लिया टू चूज अ पाथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की फॉर अबाउट 12 years, 6 months, 15 days। एंड उन्होंने क्या किया? नॉलेज गेन कर ली, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज नोन एज केवल्या ज्ञान। तो इस तरह से जो है ये आपको पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए। अगेन कॉन्करर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जिन्ना वर्ड, ठीक है, जैनिज्म वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है आपसे पूछा जा सकता है, तो जिन्ना आंसर आएगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है इस तरह से बनेंगे। अब हम आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैनिज्म। ये मैंने समझाया नहीं है अभी, हम टॉपिक भी क्वेश्चन के थ्रू ही कवर कर लेंगे, बट ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम समझ भी लेते हैं इसे। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैनिज्म।
तो आप जैनिज्म से क्या समझते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जैनिज्म के कुछ पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, कुछ रह गए हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। सो आंसर इज जैनिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिलीजन ऑफ इंडिया। ये एक रिलीजन था। हम रिलीजियस लाइफ भी पढ़ रहे हैं एक तरह से, है ना, सोशल लाइफ पढ़ ली, इकोनॉमिकल लाइफ पढ़ ली, अब हम रिलीजियस लाइफ पढ़ रहे हैं। तो रिलीजियस लाइफ में हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। कौन से रिलीजन की? जैनिज्म की। एंड जैनिज्म जो था वो ओल्ड इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं था, ये इंडिपेंडेंट था। साइंटिफिक मतलब जिसमें लॉजिक होता था, हर एक चीज़ का लॉजिकल बातें की जाती थी। तो इस तरह का रिलीजन जो है ये इंडिया में है, अभी भी प्रेजेंट है। एंड सेकेंड इज लॉर्ड Rishabhdeva was first founder of this religion. He is called Tirthankara. So ये MCQ based question है। पहला क्वेश्चन कि who was the first founder of Jainism, ठीक है, note it down, who was the first founder of Jainism, तो कौन था? लॉर्ड ऋषभदेवा, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसी पॉइंट से, दैट इज कि तीर्थंकरा जो है वो किसे कहा जाता है, ये किसे जाना जाता है? अगेन तीर्थंकरा जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड ऋषभदेवा को। ओके, सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज देयर हैव बीन 24 तीर्थंकरास। तो ये क्वेश्चन भी आपको MCQ बेस्ड पूछा जा सकता है कि टोटल कितने तीर्थंकरास हैं? देयर आर 24। 23rd जो रहे हैं तीर्थंकरा दैट इज लॉर्ड प्रशवनाथ, ठीक है। लॉर्ड प्रशवनाथ जो हैं दी वॉज 23rd तीर्थंकरा एंड 24th तीर्थंकरा वॉज लॉर्ड महावीरा स्वामी जी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन करने से पहले। तो वो 24th तीर्थंकरा रहे हैं। कॉन्करर भी कहा जाता है किसे? लॉर्ड महावीरा स्वामी जी को। तो अगेन 23rd तीर्थंकरा कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 24th तीर्थंकरा कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अब आपको सब्जेक्टिव पेपर तो डाल नहीं रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से ही आपको MCQs जो हैं वो डाले जाएंगे। इसीलिए आपको ये अच्छी तरह याद, हर एक पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। एंड अच्छे से समझा दिया है, सो आई होप कि जो है याद तो हो ही जाएगा, है ना। अब टीचिंग्स की बात करते हैं। जैनिज्म की क्या टीचिंग्स हैं? टीचिंग्स का क्वेश्चन जो है MCQ अगेन आ सकता है, आपको किसी भी टीचिंग का मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टडी अबाउट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। टीचिंग्स पढ़ेंगे हम। पहली टीचिंग इज अहिंसा। इट्स अ हिंदी वर्ड, है ना। सो टोटल देयर वर 5 टीचिंग्स, 5 टीचिंग्स हैं इनकी। फर्स्ट वन इज अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन किलिंग से रिलेटेड, मारना नहीं है किसी भी चीज को। हर एक चीज में लाइफ है, किसी भी चीज को मारना नहीं है, ठीक है। सेकेंड टीचिंग इज ट्रुथ। हमेशा सच बोलना, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। राइट, हमेशा सच बोलना। थर्ड टीचिंग अस्तेय, मतलब नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी, किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी। दिस वॉज थर्ड टीचिंग। तो आपको जो है ये किसी भी टीचिंग का मतलब पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसे याद कर लें। हर एक टीचिंग का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेलिबेसी। इसका मतलब नहीं पता होगा आपको,
ठीक है, सेलिबेसी का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ। राइट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ का जो है आपको पता है कि लॉर्ड महावीरा जो थे, ही हैज़ टेकन अ डिसीजन टू चूज अ पाथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है क्या है, सेलिबेसी के अंदर आता है। वन ऑफ द 4th टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, दैट इज सेलिबेसी। मतलब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ, राइट। एंड 5th वन इज नॉन होर्डिंग। नॉन होर्डिंग का मतलब है नॉट टू होर्ड मोर देन नीडेड। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। दिस इज द 5th टीचिंग। तो इन 5 टीचिंग्स में से किसी का भी मतलब 1 मार्क्स में आपको MCQ बेस में पूछा जा सकता है। हर एक टीचिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। सो बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है जैनिज्म का। आफ्टर दैट जैनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हमने बात की थी दैट जैनिज्म जो है एक इंडिपेंडेंट एंड साइंटिफिक रिलीजन है। तो हम जानेंगे कि हम इसे साइंटिफिक रिलीजन क्यों कह रहे हैं, है ना। हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है, तो हम देखेंगे कि इसे साइंटिफिक रिलीजन क्यों कहा जा रहा है। तो जैनिज्म जो था जैनिज्म ने क्या एक्सेप्ट किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एक्सेप्ट किया है कि इस धरती में, दुनिया में भगवान जो है वो है। एंड भगवान जो है वो कहाँ, हर एक लिविंग बीइंग में रहता है। लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं देयर इज लाइफ ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस है। अब चाहे किसी एनिमल की बात करें, पेड़ों की बात करें, पत्ते की बात करें, किसी की भी बात करें, हर एक लिविंग थिंग में देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, वी कैन टॉक अबाउट अर्थ, एयर, वाटर, फायर, वेजिटेशन, एवरीथिंग। तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, है ना। हम नेचर की बात कर रहे हैं। वैदिक एज में भी किसको वर्शिप किया जाता था, नेचर को किया जाता था। जैनिज्म जो है वो भी नेचर पे बेस्ड है, दैट हर एक चीज़ में, हर एक लिविंग थिंग में जो है देयर इज लाइफ। नाउ देयर they had a belief that environment preservation should be performed। क्योंकि नेचर में गॉड है, वो ये मानते हैं। तो अब वो नेचर से किसी भी रिलेटेड चीज़ को मारेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को हर्ट नहीं कर सकते, है ना। एक जो वो था टीचिंग है, वन ऑफ देयर टीचिंग्स, नॉट टू किल, दैट इज अहिंसा, वो भी यही कहता है। सो वो एक तरह की इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को, इस धरती की नेचर को बचाने के लिए प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज त्रिरत्न। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि दे हैड 3 रत्न्स जो वो उसको फॉलो करते थे। आई नो दिस इज अ बोरिंग टॉपिक, बट क्वेश्चन आएगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो त्रिरत्न यानी कि 3 का मतलब क्या होते हैं, 3, है ना। 3 का मतलब 3 होता है। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से त्रिरत्न हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट वन इज राइट फेथ। राइट फेथ मतलब कि सही चीज में विश्वास होना चाहिए, ये पहला रत्न है। ठीक है, देन सेकंड रत्न इज राइट नॉलेज। मतलब सही विद्या प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पहला सही विश्वास, दूसरा सही नॉलेज। देन राइट कंडक्ट,
मतलब हमेशा सही ही करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सही चीज में विश्वास रखोगे तो सही चीज सीखोगे, सही चीज सीखोगे तो सही डिसीजंस लोगे, यू विल डू अ राइट कंडक्ट, राइट। ये था त्रिरत्न के बारे में, आप इसे नोट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज त्रिरत्न, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो त्रिरत्न इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन देयर इज जैनिज्म में 2 तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो जैनिज्म की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज दिगंबरास। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, छोटे बच्चे हैं, बाकी आपके पेरेंट्स ने जो है इस बारे में सुना होगा कि दिगंबरास होते हैं जैनिज्म, एंड अदर वन इज श्वेतंबरास, ठीक है। स्टार्ट। नेक्स्ट इज श्वेतंबरास, श्वेतंबरास, ठीक है। तो देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, यस, दिगंबरास एंड श्वेतंबरास। तो दिगंबरास जो होते हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले दिगंबरास हैं, दे आर रॉबलेस। रॉबलेस क्या होते हैं? दे डोंट यूज टू वेयर क्लोथ्स, क्लोथ नहीं पहनते ये, ठीक है। एंड श्वेतंबरास की बात की जाए तो श्वेत का मतलब क्या हुआ? समथिंग रिलेटेड टू प्योरिटी, एंड प्योरिटी जो है वो कौन से कलर से डिफाइन की जाती है? वाइट से। सो दे यूज टू वेयर वाइट क्लॉथ्स, ठीक है, दे यूज टू वेयर वाइट क्लोथ्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जैनिज्म। एक और पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है, दैट इज जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जैनिज्म। अब हमने जैनिज्म पढ़ लिया है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म को हम कैसे करेंगे कवर? अगेन आपकी एक्सरसाइज के पीछे जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, है ना, तो उस क्वेश्चन को करेंगे एंड उसके आंसर से ही हम ये बुद्धिज्म का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सो बुद्धिज्म टॉपिक से जो क्वेश्चन रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में है, दैट इज व्हाट आर मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। मेन टीचिंग्स की बात करनी है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की टीचिंग्स को कहा जाता है नोबल ट्रुथ्स, जो कि सच हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के सच। तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया में पूरा दुख है, ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। नेक्स्ट इज सेकेंड इज द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। उस दुख का कॉज है वो क्या है? डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। जब हमें इच्छा होती है एंड इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, नहीं होती फिनिश इच्छा, है ना, मतलब कंप्लीट नहीं होती, तो फिर हमें दुख होता है। सो द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। सो थर्ड नोबल ट्रूथ इज वी कैन कॉन्कर सॉरो बाय कॉन्करिंग डिजायर। हम सॉरो को कैसे कॉन्कर मतलब खत्म कर सकते हैं? जब हम डिजायर को खत्म करेंगे। सो डिजायर को खत्म करने के लिए वी हैव टू फॉलो 8 फोल्ड पाथ्स, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। 8 फोल्ड पाथ्स को अष्टांगिका मार्ग भी कहा जाता है। अगेन 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये सारे जो आपको मार्ग हैं, जो 8 फोल्ड पाथ हैं, 8 रास्ते जिससे हम कॉन्कर कर सकते हैं डिज़ायर को, है ना, वो पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट fold path, 8 fold path is right belief,
मतलब सही बिलीफ होना चाहिए. नेक्स्ट इज राइट थॉट. जो थॉट है दिमाग में वो भी सही होना चाहिए. राइट स्पीच, सही बोलना चाहिए. राइट एक्शन, सही एक्शन होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी राइट एक्शन. देन राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन. ठीक है, लाइवलीहुड के सही रास्ते होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए, एफर्ट जो है वो सही लगने चाहिए, रिकलेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए, एंड मेडिटेशन जिस तरह से हम मेडिटेट कर रहे हैं दैट शुड बी ऑल्सो राइट. तो ये 8 रास्ते, राइट बिलीफ, थॉट, स्पीच, एक्शन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एफर्ट्स, रिकलेक्शन एंड मेडिटेशन. तो ये आपको याद होने चाहिए. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसे वीडियो को रोक के जो है आप इसे कर लीजिएगा नोट. अब हम थोड़ा सा जो है बुद्धिज़्म की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. एंड जो टॉपिक अभी बोलूँगी मैं, पढ़ाऊँगी बुद्धिज़्म का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बुद्धिज़्म रहेगा बोर्ड पे, बाकी रब कर देते हैं. ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. बुद्धिज़्म जो है 600 BC से शुरू हो गया था. जैसे ही 600 BC की शुरुआत हुई वैसे ही बुद्धिज़्म शुरू हो गया. एंड बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन है? फाउंडर इज गौतम बुद्धा. ये सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, नहीं भी सुना तो आज सुन लिया. दैट गौतम बुद्धा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि फाउंडर कौन है बुद्धिज्म का? गौतम बुद्धा. एंड जैनिज्म का फाउंडर कौन था वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे. दैट हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? राइट, बुद्धिज्म का फाउंडर गौतम बुद्धा. सो गौतम बुद्धा जी का नाम, तो ये गौतम बुद्धा जो पढ़ा ये बाद में पढ़ा. इनका जो रियल नेम था, पहले जो नाम था इनका, दैट वाज सिद्धार्थ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट गौतम बुद्धा जी का नाम जो था वो क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था एंड ही वाज अ प्रिंस, मतलब कि राजकुमार थे ये. ओके, एंड ही वॉज बॉर्न टू अ रॉयल फैमिली. एक राजा के परिवार में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था. सो उन्हों के फादर जो थे, ही वॉज अ किंग. तो उन्हों के फादर का नाम है सुधोधना. एंड जो उनकी मदर थी, उनके जन्म के बाद, गौतम जी के जन्म के बाद ही उनकी मदर की जो है वो डेथ हो गई थी. एंड इन्हों की मदर का नाम था माया देवी. ठीक है, ये भी 1 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि चैप्टर को रीड ना करना पड़े. ठीक है, एंड देन गौतम बुद्धा जी जो हैं एट द एज ऑफ 29 ईयर्स में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नाउ ही विल गो इनटू मेडिटेशन. ठीक है, उन्होंने सब कुछ, सारे प्लेजर्स, सब कुछ जो था प्रिंस की लाइफ जो है वो छोड़कर ही वेंट इनटू द पाथ ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो चले गए. एंड उन्होंने घर को छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29. अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर MCQ, that at which age Gautam Buddha left his home? So he left his home at the age of 29 years. ठीक है, तो 29 ईयर्स में उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया. एंड जो फर्स्ट एनलाइटमेंट की बात की गई है चैप्टर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एनलाइटमेंट मतलब जो उन्होंने गेन किया आफ्टर मेडिटेशन, जो उन्होंने मेडिटेशन की है ना,
तो ये जो फर्स्ट एनलाइटमेंट है, ही अटेन्ड फर्स्ट एनलाइटमेंट इन बोध गया. इट इज़ अ रीजन, बोध गया. ठीक है, बोध गया में फर्स्ट एनलाइटमेंट हुई थी गौतम बुद्धा जी को. एंड बोध गया है कहाँ पर? बिहार में. ठीक है, बिहार में बोध गया में अंडर अ पीपल ट्री. किसके अंडर? अंडर अ पीपल ट्री. जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे जो है फर्स्ट एनलाइटमेंट हुई. जगह का नाम क्या है? बोध गया. हम किसकी बात कर रहे हैं? गौतम बुद्धा जी की बात कर रहे हैं. फोटो आपने देखी होगी दैट ही इज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री और उनके सर पे जो है स्नेल्स थे, है ना. ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कुछ बच्चों ने. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. मैंने आपको साथ साथ में क्वेश्चंस जो हैं वो भी बताए हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से जो है वो पूछा जा सकता है. पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी मैंने आपको करा दिए हैं. आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ लेफ्ट. और जो ट्रू एंड फॉल्स है एंड जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो आप लोगों ने खुद करनी है. एज मैंने आपको सारा चैप्टर जो है वो अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है. सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट आप ट्रू फॉल्स जो हैं वो खुद से करें. एंड अगर कोई डाउट होगा तो हम लाइव सेशन में जो है बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई थिंक आपको चैप्टर जो है क्लियर है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.